हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम की इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एएलपी जो 10/8/2018 थर्ड शिफ्ट के पेपर में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था उसके सोल्यूशन को करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये बता दें कि रेलवे का जितना भी अब अगर आप टेस्ट लेना चाहते हैं, चाहे रीजनिंग का चाहे मैथ्स का, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए और जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है ऑल रेलवे एग्जाम का मैंने मिक्स क्वेश्चन डाल रखा है, तो रीजनिंग और मैथ आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, ये संख्या लिखी गई है 5035 बराबर 20। तो कह रहा है कि यहाँ पर आपको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये बैठाने हैं। कौन सा बैठाने पर सही होगा ये सबसे पहले हम देखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को हमको अलग अलग करके लिखना है। 5035 और ये बराबर हो जाएगा किसके, 20 के। तो अब समझ में आएगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे बिठाना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पहला समीकरण को उठाइएगा तो यहाँ पर अगर गुना दे दीजिएगा तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। 5 में 0 से गुना तो 0 हो जाएगा, और ये 3 को 5 से भी गुना कर देंगे तो भी 20 के बराबर नहीं पहुँचेगा। तो इस तरह से हम ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल काट देंगे कि ये गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लेते हैं। अगर यहाँ पर प्लस करते हैं तो 5 में 0 जोड़ने से तो कितना होगा, 5 ही होगा। फिर यहाँ पर गुना का दिया गया है, फिर या पहले 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और 5 में गुना भी कर देंगे तो 25 ही होगा। वैसे भी माइनस था यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन को देखना सीखिए। ऑप्शन को देखने से आपका मैक्सिमम जो है बन जाता है। बी नंबर भी कट गया। सी नंबर में देखिए 5 में 0 घटाएंगे, फिर प्लस करेंगे, और फिर यहाँ पर क्या दे देंगे, गुना का। 3 नंबर समीकरण उठाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 में 0 घटेगा तो 0 ही हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 में 0 घटेगा तो 5 ही रहेगा। ठीक है, फिर प्लस और 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। तो 5 और 15 किसके बराबर हो जाएगा, 20। तो ये समीकरण सही बैठ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? वैसे भी आप देख करके बना सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि दिए गए विकल्प में कौन सा कथन सही व्याख्या करता है। कहता है शतरंज के खेल में 4 हाथी होते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो भी हम देख लेंगे। कहता है शतरंज के खेल में 4 हाथी होते हैं। कभी कभी होते हैं, अक्सर होते हैं, कभी नहीं होते और हमेशा होते हैं। कभी कभी होता है नहीं, जब भी शतरंज खेलिएगा तो 4 ही हाथी मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है, गलत है। कभी कभी नहीं होगा, कभी नहीं होता, नहीं होता है, हाथी होता है। कहता है अक्सर, अक्सर मतलब कि अक्सर मिल जाना, और हमेशा मतलब जब भी खेलिएगा, जब भी खेलिएगा। अक्सर मतलब कभी कभार हो जाता है, ठीक है ना, और हमेशा। तो यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा, हमेशा। यानी कि जब भी खेलिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 4 हाथी ही मिलेंगे। तो हमेशा वाला वर्ड जो है इसके लिए बिल्कुल सही बैठता है। वैसे भी आपको बता दें आगे क्या क्या पूछ सकता है। आगे जैसे पूछ ले, देखिए ये होता है हाथी। ठीक है, ये क्या होता है, हाथी होता है। ये घोड़ा होता है। ठीक है, ये ऊँट होता है, और ये आपका है राजा है, और ये आपका क्या है, रानी है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला इधर एक 2, इधर 1 और इधर 1 2। तो घोड़ा भी कितना हो जाएगा, 4। ऊँट भी कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमेशा वाला वर्ड इसके लिए सही है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, कहता है सभी नदियाँ पूजनीय होती है। ये लीजिए, ये है नदी, ये क्या है, नदी है। सभी नदियाँ पूजनीय होती है। ये जो सभी नदी है, सभी नदी क्या हो जाएगी, पूजनीय। ठीक है भैया, आगे सभी देवता पूजनीय है, और सभी देवता पूजनीय है, तो इसके अंदर ही कहीं ना कहीं आ जाएगा देवता। यहाँ पे डी लिख देंगे। अब निकालते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी नदियाँ देवता होते। जितना का जितना नदी, क्या नदी और देवता में कोई रिलेशन बोला गया था, नहीं बोला गया था, तो हम कमेंट नहीं करेंगे, गलत बात है। सभी देवता नदियाँ, फिर वही बात है, देवता और नदी, नदी और देवता का बीच में कोई भी रिलेशन हमसे नहीं कहा गया था। हो सकता है सभी हो सकता है ना हो, हमको नहीं पता है। तो नहीं पता है तो कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। ठीक है, ना तो 1 निकलेगा और ना ही 2 निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या बात समझ में है? जब जो चीज़ दिया गया उसके बारे में अगर कोई जिक्र ना करे तो आप अपने तरफ से टीका टिप्पणी बिल्कुल ना करेंगे। आगे आते हैं। कहता है कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बता। दर्पण और जल प्रतिबिंब से 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है, तो बिल्कुल हल्का रहता है, आराम से बना सकते हैं। इतना सेट बना रहे, सब में आपको ज़रूर हम करवाते हैं प्रैक्टिस। जो नहीं होता है इस तरह का क्वेश्चन जब आता है, जो नहीं होता है उसको हटाते हैं। कौन सा नहीं होगा, देखिए इसका शुरू में 1 है, और यहाँ मिरर में देखिएगा तो क्या पहले 5 दिख जाएगा। तो ये ऑप्शन तो पहले गलत हो गया भैया, इसको हटा दीजिए। आगे आते हैं। देखिए भैया और क्या क्या, देखिए
अगर दो को इधर मिरर इमेज में देखिएगा तो दो सेम नहीं रहेगा, उल्टा जैसा दिखेगा। ये भी हट गया, हटा दीजिए भैया इसको। आगे बढ़ते हैं। और देखिए भैया, और देखिए यहाँ पर देखिए p के बाद 5 है, ठीक है, p के बाद 5, यहाँ भी p के बाद 5 है, यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, देखिए 1 यहाँ पर सीधा है, 1 यहाँ पर सीधा है, 1 यहाँ पर सीधा नहीं होगा। मिरर इमेज में आने के बाद जो 1 ऐसा दिखता है, मिरर इमेज में अगर वास्तव में ऐसा 1 है तो मिरर इमेज में आने के बाद ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है इसमें से विषम आकृति को चुनिए, कौन सा नहीं है सेम। तो सभी में तो 4 खंड दिए गए हैं और सब में देखिए इसमें ये ऐसे करके सब में ऐसे करके रेखा खींची गई है सीधा, ठीक है। ये मतलब क्लोज खींचा गया, क्लोज एकदम क्लोज, ठीक है, एकदम क्लोज रेखा खींचा गया। यही वाला ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा क्योंकि ये बहुत दूर रेखा खींचा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है, विषम है। आइए त्रिभुज गिनते हैं। कहता है इस चित्र में कितने त्रिकोण है, मतलब त्रिभुज है, गिनते हैं, गिनना सिखाते हैं, ठीक है। देखिएगा डायग्राम को हम तोड़ के बनाएंगे। देखिए ऐसा आकृति दिख रहा है, बोलेंगे हाँ दिख रहा है, ये वाला आकृति। तो इसमें 3 आकृति होंगे, कितने होंगे त्रिकोण? 3। कैसे? ये छोटा वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 3। नहीं आ सारा समझ में? देखिए भैया ये 1 है अभी और ऐसे डिवाइड कर दिए तो देखिए यहाँ से यहाँ लेकर के 1 हो जाएगा, ये वाला 1 2 हो जाएगा और ये कंप्लीट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह का आकृति जब भी रहेगा तो 3 रहेगा। अब आगे नहीं बताएंगे, ठीक है। इधर से इधर 3 हो गया, इधर से देखिए इधर से भी 3 दिखेगा, इधर से देखिएगा तो इधर से भी आपको कितना दिखेगा? 3 दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। नीचे से देखिए, नीचे से भी आपको कितना दिखेगा? 3 दिखेगा, ठीक। और एक पूरा बड़ा वाला देखिए, पूरा बड़ा वाला, ये भी कितना दिखेगा? 3 दिखेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? बोलिएगा बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। इधर से 3, इधर से 3 6, इधर से 3 9 और ये पूरा बड़ा वाला ओवरऑल पूरा बड़ा वाला कितना है? 3 12। कितना हो गया? 12। और आगे का कहानी अब हमको करना पड़ेगा। 12 उसके बाद देखिएगा, ये देखिए ये वाला मिक्स में आ जा रहा है। 13 उसके बाद इधर से देखिए ये 14। कितने हो गए? 14, ठीक है, मिटा देते हैं। 14 इधर से हो गए, इधर से देखिए ये 1 15 और ये देखिए 1 16। कितने हो गए? 16। तो 12 के बाद और 4 एक्स्ट्रा निकल जाएंगे, तो एक्स्ट्रा मार्क कर देते हैं कहाँ से निकलेंगे। ये देखिए 1 यहाँ से हो गया और 1 यहाँ से, तो 2 इधर तरफ से निकल जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। तो 12 4 कितने हो जाएंगे? 16। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे आते हैं। देखिए m का वैल्यू 13 होता है, कोई शक नहीं। w का 23 होता है, कोई शक नहीं। j का 10 होता है, कोई शक नहीं। e का कितना होता है? e का 5 होता है। कितना होता है? 5। तो e वाला गलती बोला है, तो गलती कौन सा बोला है? b नंबर बोला है, ठीक है, 3 नंबर बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो निम्नलिखित में कौन सा फिर 3 जनवरी को बुधवार होगा? 2 तरीका बताएंगे इसका, दोनों तरीका आपको काम का होगा। देखिएगा ध्यान से। अगर हम 18 से 19 का बात करें, 2018 से लेकर के 2019 का, ठीक है, 2019 से 2020 का बात करें, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही जन कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ही जन को। 2020 से हो गया, 2018 से 19, 19 से 20 हो गया, 20 से 21 करेंगे। अब 20 से 21, फिर 21 से 22 और फिर 22 से 23। हम क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अभी सब आपको थोड़ा देर में हम समझाते हैं। 23 और 23 से 24 इतना ही लेते हैं। क्यों लेते हैं दिखाते हैं आपको। देखिए सेम होना चाहिए, बुधवार है तो बुधवार ही होना चाहिए। जैसे 1 तारीख को बुधवार है तो अगला कब बुधवार पड़ेगा? 8 तारीख को, यानी 7 दिन बाद, ठीक है ना। तो 7 का यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व है, समझ में आ रहा बात। देखिए तो 2018 से लेकर के 19 तक कितना लीप ईयर आया? लीप ईयर में कितना विषम दिन आएगा? 1 दिन। कैसे? क्योंकि जो जनरल ईयर रहता है, जनरल ईयर, उसमें कितना विषम दिन बचता है? 1। और लीप ईयर में कितना विषम दिन बचता है? 2 बचता है, ठीक है। 19 से 20 का पीरियड में केगो बचेगा? 1। अब 20 से 21 का पीरियड में केगो बचेगा? 2। 21 से 22 में 1 दिन विषम बचेगा, 22 से 23 में 1, और 23 से 24 में कितना विषम दिन बचेगा? 1 दिन बचेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए अब एक चीज़ देखिए, इन सब को जोड़ते हैं अगर,
तो एक, एक दो, दो चार, एक पाँच और एक छः और एक सात, 7 विषम दिन हो गया। कितना दिन हो गया? 7 दिन। तो 7 दिन के बाद तो 7 से मतलब रिपीट कर ही जाता है, तो 7 7 काट देंगे, कितना हो जाएगा? 0 दिन। तो कहने का मतलब कब आ रहा था ये डेट? 2024 में आ रहा था। कब आ रहा था? 2024 में। बोलिएगा इस तरीक़ा से नहीं समझ में आया, तो इस तरीक़ा से नहीं समझ में आया तो और एक तरीका हम आपको सिखाते हैं, ध्यान से देखते चलिए, ठीक? यहीं पे बताते हैं। देखिए, आप लिखिए डेट, लिखिए मंथ, ईयर कोड, डेट मंथ ईयर, लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर और डिवाइडेड बाई 7। ये जब जब मैंने क्लास कराया है, मेरा रेगुलर का प्रैक्टिस में आपको हम पूरा कैलेंडर भी पढ़ा दिए हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं और नहीं तो यहीं पर आप सीख सकते हैं। डेट कितना भैया? डेट यहीं से सब कुछ लेते हैं, 3 जनवरी 2018। और फिर कब हमको लेना है, देखना है? 3 जनवरी 2024 मेरा आंसर आया था ना, वही चेक करते हैं 3 जनवरी 2024 को। तो 3 जनवरी, तो डेट कितना है? 3 तारीख है। अब मंथ का कोड चाहिए होगा, तो मंथ का कोड 2024 लीप ईयर में आ रहा है। क्या चीज़ में आ रहा है? लीप ईयर में। तो जनवरी का कोड हो जाता है 0। कितना हो जाता है? 0। तो डेट हो गया, मंथ हो गया। ईयर कौन सा आ रहा है? 24वां है, तो 24 लिख देंगे, पीछे का 2 लेते हैं। लीप ईयर, इस 24 में कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं? तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया। अब सेंचुरी ईयर कोड, 2000 का सेंचुरी ईयर कोड कितना होता है? 7। 2000 का सेंचुरी ईयर कोड कितना होता है? 6। नीचे डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 7। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, इससे पिछला क्लास देख लेना है, उसमें कंप्लीट एक क्वेश्चन ऐसा कराए हैं जिसमें पूरा बेसिक बता दिए हैं कि डेज का कोड क्या होता है, मंथ का कोड क्या होता है और सेंचुरी ईयर का कोड क्या होता है। बस उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या होता है। तो अलग अलग भी काट सकते हैं, एक साथ भी काट सकते हैं। आप पूरा जोड़ ले, 24 3 27 से 33, 33 से कितना हो गया आपका? 39। 39 से भागा करिएगा तो 4 विषम दिन बचेगा। कितना विषम दिन बचेगा? 4 विषम दिन बचेगा। 4 विषम दिन। और संडे पहला दिन होता है, संडे, फिर होता है मंडे, फिर होता है ट्यूसडे और फिर होता है वेडनेसडे। कब रिपीट कर गया भैया? तो एक दिन, पहला दिन संडे को, मंडे को दूसरा, तीसरा, चौथा, वेडनेसडे आ गया ना चौथा में। मतलब 4 दिन विषम बचा है, तो चौथे में ना आ रहा है विषम दिन। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब 2024 में पड़ा था, क्योंकि 2024 का डाटा का कैलकुलेशन किए। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आगे आते हैं। दोनों तरीका हम आपको सिखा दिए, चेक कर सकते थे अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो कन्फ्यूज़न का तो कोई बात ही नहीं था उसमें। आगे आते हैं। और हाँ, रिपीट कैलेंडर पूछता है ना, रिपीट कैलेंडर, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। रिपीट कैलेंडर पूछता है तो याद रखिएगा, जब कोई भी ईयर का, लीप ईयर का जब आपको बोलेगा कि रिपीट कब होगा, तो ध्यान रखिएगा, लीप ईयर आपका रिपीट होता है 28 साल पर। कितना पर? 28 साल पर, ठीक है। उसके बाद आपका लीप +1, यानी कि जैसे लीप ईयर मतलब 2000 मतलब 20 समझ लीजिए, या 1996 समझ लीजिए, या 2000 ईस्वी समझ लीजिए। 2001 का पूछेगा तो कोई भी कैलेंडर इसका समान रहेगा, इसका मतलब उसमें 6 साल जोड़ देना है। जैसे हम एग्जांपल बताते हैं, जैसे आपको बोलेगा 2001 का कैलेंडर किसके समान होगा, तो 6 साल बाद वाला कैलेंडर लेंगे 2007 वाला, तो 2007 के जैसे समान हो जाएगा 2001 का कैलेंडर। 2020 का कैलेंडर किसके समान होगा? 28 साल बाद, यानी 2048 के समान होगा। 2024 का कैलेंडर किसके समान हो जाएगा? तो 28 साल बाद, यानी कि 52 में। उसी तरह से चलता है। इधर आते हैं लीप +2 या 3, तो इसमें 11 रहता है। कितना साल रहता है? 11 साल। तो ये वाला कंसेप्ट आप याद रखिएगा, VVI है, हम बता दिए आपको, पूछा जा सकता है डायरेक्ट। आगे आते हैं। कहता है उन अक्षरों की संख्या कितनी है? अक्षर जैसे कि A B कुछ भी हो सकता है, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है। कुछ भी प्रतीक मान लीजिए, ऐसे मन में मान लीजिए कि ये प्रतीक है, ठीक है ना, और परंतु ठीक बाद में संख्या नहीं है। तो संख्या नहीं है मतलब मान लीजिए 8 9 कुछ भी संख्या। तो इस तरह का डायग्राम एगो अपना मन से बना लीजिएगा और उसी को खोजने का आप प्रयास करिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अक्षरों की संख्या बतानी है, जिनके ठीक पहले ऐसा प्रतीक हो किंतु ठीक बाद में संख्या नहीं हो। लीजिए, उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है परंतु बाद में एक संख्या नहीं है। तो संख्या नहीं होना चाहिए। चलिए ढूंढते हैं। जैसे M है, इसके पहले प्रतीक है, ठीक है, इसके बाद एक संख्या नहीं है, तो एक जोड़ा ये हो गया। चलिए बहुत अच्छा काम हो गया, एगो मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं, इसके पहले प्रतीक है, इसके बाद में संख्या नहीं, एक जोड़ा और मिल गया। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो रही है, ठीक है। ए को, अगर N को देखते हैं, ये तो अक्षर है, हैशटैग है यानी प्रतीक है, उसके बाद 2 है, ये संख्या नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो ये नहीं होगा, तो इसको छोड़ देंगे भैया, आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखते हैं बी, उसका आगे प्रतीक नहीं है, प्रतीक के आगे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रतीक जब है, लेकिन यहाँ प्रतीक के आगे क्या है? प्रतीक के बाद 3 है, यानी अक्षर होना चाहिए, उसके पहले ना प्रतीक होता। तो प्रतीक का ये तो जो कहानी था फेल हो गया।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं अक्षर, ये रहा मेरा अक्षर, ये रहा अक्षर, तो सी के पहले कितना है 3 है, प्रतीक नहीं है, ये भी नहीं होगा। पी अक्षर है ABCD वाला, इसके पहले प्रतीक है नहीं, 5 है, ये भी नहीं होगा। डी इसके पहले प्रतीक है लेकिन इसके बाद संख्या है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो बस 2 मिला, कितना मिला 2। तो भैया ऐसे कितने जोड़े मिले, ऐसे 2 जोड़े मिले, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये रहा डॉलर का साइन, ये रहा M और ये रहा @ एक ये जोड़ा हो गया और एक जोड़ा हो गया @ और हैशटैग। तो कितने जोड़े हो गए, 2 जोड़े हो गए टोटल। ये वाला हो गया और एक ये वाला, 1 और 1 2, बस 2 ही को ऐसा मिला। ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद कर रहे कि समझ में आ रहा। आगे बढ़ते हैं। कहता है सड़क का संबंध कार से है तो समुद्र का क्या चीज़ से होगा, तो आंख बंद करिए और जहाज मार दीजिए। ठीक है, पानी तो होगा नहीं क्योंकि सड़क पर कार चलता है, तो समुद्र में क्या चलेंगे, जहाज। इस क्वेश्चन को बनाने का दुनिया का सबसे आसान तरीका मेरे पास है, कैसे बताते हैं। कहता है फुटबॉल, कबड्डी और क्रिकेट का ये वेन डायग्राम दिया गया, उन छात्रों की कुल संख्या जो क्रिकेटर और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं। इस पर थोड़ा सा गौर करिए, आंसर आ जाएगा। कबड्डी नहीं खेलते, कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो लीजिए ये कबड्डी का सेक्शन है, ये किसका सेक्शन है, कबड्डी का। पूरा को हटा देंगे, खत्म। कहता है दोनों खेलते हो, तो दोनों खेल कहाँ में मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है। कौन सा आंसर हो जाएगा, भी। इसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके भी टिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। एक और सवाल है जो दुनिया का सबसे हल्का सवाल माना जाता है, और ये देखिए सवाल करने का मतलब ये है, जानते क्या है सवाल करने का मतलब, ये सवाल नहीं आएगा एग्जाम में। सवाल करने का मतलब ये है पैटर्न यही पकड़ना है, अंक बदल सकता है लेकिन पैटर्न तो यही रहेगा। क्या करेगा अगला एग्जाम में, पक्का निश्चित तौर पे ये पैटर्न पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो 1 को डबल से गुना कर दिया है, 2 को 3 से गुना कर दिया है, 3 को 2 3 हो गया, अब 4 से गुना कर देंगे तो 6 चौके यहाँ कितना होना चाहिए था, 24। फिर क्या किया है, 24 में 5 से गुना कर दिया है। फिर क्या किया है, 120 में कितना से गुना कर दिया, 6 से। तो 2 3 4 5 6 इस तरह से गुना करते चला गया। तो 6 चौके 24, यानी ऑप्शन नंबर सी सही था। तो यही सब पैटर्न सीखने के लिए तो हम लोग रीजनिंग सीखते हैं। आइए अगला सवाल, कहता है कौन सा आकृति होगा इसके जगह पे, क्वेश्चन मार्क के जगह पे, जो इसको कंप्लीट करेगा। तो सिंपल सा बात है, मेरा पास अगर सेट देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आंसर नहीं होगा। 2 कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, 3 कभी नहीं होगा। देख लीजिए आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका उल्टा देखना है, ये टी है, ये टी का उल्टा देखना। कैसे, क्योंकि ये टी है इस छोर पे तो इस छोर का उल्टा, ये ऐसा एम है तो इस छोर का उल्टा, ये डब्लू है तो इस छोर का उल्टा। भैया सब का उल्टा हो रहा था, इसका भी पार्टनर ले लेंगे कोना वाला। मेरा बात समझ में आया, बस टी लेना है, क्या लेना है, टी। तो देखिए इधर बाहर ऐसे है और अंदर की तरफ इसका डंडा है टी का, तो उसी तरह से हमारा जो भी होगा ये बीचों बीच होगा और डंडा अंदर का तरफ है, यहाँ पे भी अंदर का तरफ, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी जो डंडा है वह कहाँ होगा, अंदर का तरफ होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डंडा बाहर का तरफ चला जाएगा अगर उसको वहाँ पे बिठा देते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बिल्कुल ए नंबर सही है, 4 वाला। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालयों की वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई है। स्कूल में नोटिस बोर्ड पर एक संदेश लिखा है। ठीक, फिर से बताते हैं टिप्पणी। कहता प्राकृतिक संसाधन जो है उनके बारे में ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक विद्यालय ने क्या किया कि छात्रों की वनस्पति उद्यान की यात्रा व्यवस्था की है। स्कूलों में नोटिस बोर्ड पर एक संदेश टंगा हुआ है। इससे अनुमान हम क्या क्या निकाल सकते हैं ये हमको बताना है। तो देखिए पहला अनुमान क्या कहता है, कहता है वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। अच्छा एक बात बताइए, हमें यहाँ पर लिखा था प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनको ज्ञान को बढ़ाना, बच्चे लोग को ले जाएगा ज्ञान के बारे में बताएगा, प्राकृतिक संसाधन के बारे में। क्या ये बताया है कि जहाँ ले जा रहा है जिस वनस्पति उद्यान में वहाँ प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण है कि नहीं है। अब हमको क्या पता भाई अब परिपूर्ण है कि नहीं है, ऐसा अनुमान हम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। दूसरा, नए परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से स्कूल के छात्रों के अधिक सीखने की संभावना है। भैया सभी स्टूडेंट एक समान नहीं हो सकता है, हो सके कुछ सीखे, हो सके कुछ ना सीखे, तो इस पर भी हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना तो 1 निकलेगा और ना ही तो 2 निकलेगा, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, संभावना नहीं बता सकते। आगे आते हैं।
उस चित्र को पहचानना जो इसमें छुपा हुआ है। तो जो नहीं आंसर होगा उसको सबसे पहले छांट देंगे। अगर आपके दिमाग में ये आंसर आ रहा है तो इस आंसर को मैं क्लियरिफाई कर दूं कि ये वाला आंसर ऐसा दिया गया, जबकि वो ऐसा नहीं, जबकि वो ऐसा है, वो आके यहाँ पर ऐसे मिल जा रहा है, एकदम क्लोज आके मिल जा रहा है, ठीक है। और ये वाला थोड़ा सा बड़ा एंगल बना रहा है, तो ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है, ये वाला नहीं होगा 3 नंबर। उसके बाद ये 2 नंबर नहीं होगा, ये 1 नंबर भी नहीं होगा। कौन सा होगा हम आपको दिखाते हैं ढूंढ करके। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा ऐसे करके, ये देखिए एक यहाँ पे देखिएगा 1 2, फिर यहाँ पर देखिएगा ऐसे छोटा छोटा करके 3, और ऐसे करके देखिएगा 4। ये बड़ा वाला में भी ले सकते हैं, छोटा वाला में भी दिख रहा है हमको, बड़ा वाला में भी दिख रहा है, ठीक है। तो छोटा वाला ही ज़्यादा आंसर इसका सेटिक बैठेगा। यहाँ पे भी छोटा वाला है, यहाँ पे भी छोटा वाला है, और यहाँ पे भी छोटा वाला है। दिख गया कि नहीं दिख गया? बोलेंगे हाँ भैया दिख गया। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही क्या था, सही था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 4 किस में? ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये टोटल पद वाला, ये एक तरह से एपीजीपी जो मैथ्स चैप्टर है ना, उसमें हम लोग सीखते हैं, तो इसमें भी हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टोटल नंबर का बात करते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? सबसे पहले देखेंगे, आपको कुछ चीज़ बताते हैं। देखिए जो स्टार्टिंग पद है उसको लिखते हैं, उसको ए बोलते हैं। तो कितना लिखा हुआ है? 129। फिर इनका बीच कॉमन डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कितना है, क्या बोला है क्वेश्चन? 129 हो रहा है, 120 हो रहा है, 111 हो रहा है, 9999 का माइनस होता चला जा रहा है। तो डिफरेंस कितना का हो रहा है? तो डिफरेंस किसी एक का भी ले सकते हैं। तो कितना था? 129 था और 120 हो गया, तो डिफरेंस कितना का हो गया है? 9 का। लेकिन 9 क्या चीज़ का? माइनस में हो रहा है, क्योंकि घट रहा है, तो डिफरेंस -9 का। अब माना कहता है समानांतर श्रेणी में प्रथम ऋणात्मक पद, तो माना nवा, ठीक है, nवा पद प्रथम ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। तो इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है लिख लीजिए, a + n-1 इंटू डी, यानी कि डिफरेंस। ए क्या बता दिए? पहला वाला जो अक्षर मतलब संख्या दी गई है, फिर n क्या है? जो nवा पद जो हमको निकालना है वो है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, और इन सब को बराबर कर देंगे किसके? 0 के। चलिए तो लिखते हैं, लेकिन हमारा माइनस में आंसर जा रहा है, क्या चीज़ में जा रहा है? मतलब कहता है ऋणात्मक निकालिए। तो ये सभी का जो मान होगा ये छोटा होगा, किससे छोटा होगा? यहाँ पे लिख देते हैं 0 से। अब देखिएगा ध्यान से, ए कितना है? 129 प्लस n-n, n तो निकालना है -1, और डी कितना है? तो यहाँ लिख देंगे -9 स्मॉलर देन 0। करिए, गुना करिए। तो n को माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -9 से गुना करने पर, तो यहाँ पर -9n हो जाएगा, और ये -1 को 9 से गुना करेंगे, माइनस प्लस 9 हो जाएगा 0। अब 129 और 9 कितना हो जाएगा? 38, और ये -9 उधर चला जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो n आप यहाँ पर और दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैथ थोड़ी बनाना है। जो 7-8 में होते हैं उनको सिखाने के लिए ये सब किया जाता है। चलिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा आपका, इधर आ जाएगा ये वाला 138/19। मिरर इमेज जैसा पलट के देखिए, समझ में आ जाएगा कैसे कि, ठीक है। n को 9 को इधर लेके आएंगे ना, तो एरो भी बदल जाता है। तो इसका 15×9 135, तो 15×9 135, 9×3 27, 9×3 27, इस तरह से चलता जाएगा। 15.33, तो लगभग इसका मान कितना हो जाएगा? 16वां पद में आएगा। कितना में आ जाएगा? 16वां पद। 15 से ज़्यादा है ना, तो कितना हो जाएगा? 16वां पद। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आगे आते हैं, पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन। कहता है एक्स अपने, कभी मैथ्स का चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें समझा देंगे अच्छा से। कहता है एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुँह करके निकलता है। चलिए सबसे पहले डायरेक्शन बता देते हैं। देखिए ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, और ये है साउथ। कहता है एक्स पश्चिम की ओर मुँह करके निकलता है। यहाँ था मान लीजिए, इधर करके निकला, इधर आ गया, कितना आया है? और उसी दिशा में 100 किलोमीटर चलता है, 100 चला, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, इधर है तो दायां इसका ऊपर होगा, और फिर कितना चला है? 100। फिर क्या कहता है? और फिर बाएं मुड़कर 50 चलता है, और फिर कितना चलता है? 50। कहता है कि अपने शुरुआती बिंदु से एक्स किस दिशा में करके खड़ा। एक यहाँ पर लाइन खींचिए ऐसे, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था, और ये साउथ था। अब बताइए मुझे कहाँ पे है? तो कहेंगे नॉर्थ और वेस्ट, तो क्या हो जाएगा?
उत्तर पश्चिम, क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इसको जोड़ा बताइए। एप्पल है, सेब का जूस बना है, तो क्या होगा? ये क्या है? ऊन है, तो ऊन किससे बनेगा? भेड़ से। ये क्या दिख रहा है? चीता जैसा दिख रहा है। ये आपका क्या कहते हैं उसे? घोंगा कहते हैं, क्या कहते हैं? स्नेल। ठीक है, ये हाथी है और यही हो जाएगा शिप। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें आपका आई टेस्ट हो गया है ना। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा हम तरीका बताते हैं आपको। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा। देखिए, एक ऐसा कट वाला लाइन है ना, तो देखिए कट वाला लाइन इसमें एक नंबर में, और ऑप्शन भी देखेंगे 1 5 9 1 5 7, इन्हीं तीनों में से कोई होगा। तो 1 होगा, 5 होगा और 7 होगा। 1 5 7 वाला गलत है, 1 5 9 वाला बिल्कुल गलत है, 1 5 7 वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। या तो 2 6 9, या तो 2 3 9, या तो 2 6 8। तो 2 6 ले लेते हैं, 2 को देखते हैं। चलिए भैया, त्रिभुज जैसा था ऐसा में, और ऐसा भी दिया गया है और एक ऐसे बीच में भी दिया गया है। ठीक है, 2 सही है। 6 देखिए वैसा है 6, हाँ भैया 6 में भी क्रॉस दिया गया है और एक बीच वाला है, सही है। 9 को देखते हैं भैया, 9 भी वैसा ही है, क्रॉस वाला है और तीनों त्रिभुज है। तो 2 6 9 तो बड़ी सही लग रहा है भैया। आगे आते हैं। उसके बाद 4 3 8 को देखते हैं, बचा हुआ है। तो 4 भी सही है, मतलब गोल करके प्लस है, गोल करके प्लस है। 3 8 गोल करके प्लस है, बिल्कुल सही है भैया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो ये सब पढ़िएगा, क्लास में रहिएगा, तभी सीख पाइएगा, है ना। आगे आता है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, कितना अच्छा तरीका से, आसान तरीका से सिखाते हैं। कहता है रियान बिहान की माँ की बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्या पढ़े क्या नहीं कुछ समझ नहीं आया। कहता रियान जो है बिहान की माँ, चलिए आराम आराम से बनाएंगे। यहाँ लिखते बिहान, तो जो रियान है बिहान की माँ, लीजिए बिहान नीचे है, बिहान की ये कोई मदर है। मदर का नाम हम कुछ नहीं पता है, ये सिर्फ माइनस कर दिए, मतलब मदर। माता पिता कहाँ रहते? ऊपर। ठीक है, सिखाते जाएंगे, ब्लड रिलेशन अभी सिखा देंगे। बिहान को लिख दिए, बिहान की माँ का जिक्र किया था, माता पिता ऊपर रहते, ऊपर कर दिए। माँ का नाम हम कुछ नहीं दिया गया, ABCD कुछ नहीं, तो माइनस कर दिए। लड़की होता है तो वो माइनस, माँ मतलब लड़की। ठीक है, बिहान की माँ की बहन, इसकी कोई बहन है तो भाई बहन को कॉमा से दिखाते हैं। तो रियान की जो माँ है इसकी बहन है, इसकी बहन कोई है, लीजिए भैया इसकी बहन। तो इसका बहन का भी नाम नहीं पता है, माइनस कर दिए। कि पिता, कि बहन के पिता, मतलब इन लोगों के कोई क्या है? पिताजी हैं। तो इन लोगों के पिताजी, इनका पिताजी ऊपर में रहेंगे माता पिता, तो प्लस कर देंगे क्योंकि ये पिताजी के इकलौते बेटे। ओहो, मतलब इसका और इसका, इनका बेटा है कोई, तो इन लोगों का क्या लगेगा? भाई ही लगेगा ना। बोलेंगे हाँ भैया सही बात है। ठीक है, का बेटा कौन? रियान बिहान की माँ के बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। तो इकलौता बेटा इनका ये हुआ, इसका भी बेटा है, इसका भी क्या है? वह बेटा है। कौन है? तो बेटा का नाम लिख देंगे रियान, ये लड़का है। ठीक है, अब हमसे क्या कहता है? तो रियान किस रूप से बिहान से संबंधित रखता है? भैया देखिए, ये जो लड़का है उसकी बहन है ना, बहन का ही ये लड़का चाहे लड़की जो भी है, तो ये जो क्या कहता है, तो कहता है रियान किस रूप में संबंधित है? तो रियान भाई लगेगा, इसका क्या लगेगा? भाई। चचेरा ममेरा फुसेरा मौसेरा जो भी कह लीजिए, क्या लगेगा? भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कजिन लगेगा। मेरा बात समझ गया कि नहीं समझ गया? वैसे कौन सा भाई लगता? तो इसकी बुआ का लड़का था, है ना। आगे आते हैं। ये क्वेश्चन आप समझिए अच्छा से, क्या कहता है इसमें? कहता है कि अंतिम पद क्या होगा? अंतिम पद जो डैश को प्रतिस्थापित करेगा, यानी यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क में, और दिए गए उस क्रम में जो शब्दकोश में यानी अंग्रेजी डिक्शनरी में दिखाई दे सकते हैं। अंग्रेजी डिक्शनरी में सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, इसी तरह का बात चलता है। चलिए चलता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना सिखाते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? MA है। फिर ऑप्शन बी में क्या है? MA है। फिर ऑप्शन सी में क्या है? MA है। हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं MA। उसके बाद बी भी दिया हुआ था, सब में कंपलसरी है। बी मैब, मतलब मैब सब में कॉमन था। चलिए ठीक है भैया, आपका कहना मान लेते हैं। उसके बाद पहला में क्या है? ई है। क्या है? ई, मतलब चौथा यहाँ पे ई है। उसके बाद यहाँ क्या है? L। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है? E, और उसके बाद यहाँ क्या है? U। आप मेरे को सिंपल सा एक बात बताइए,
ABCD में ABCDEFGHIJ इस तरह से चलते जाएंगे Z तक। तो आप हमको बता पाइए, बोलिएगा भैया E या तो पहला दूसरा में आ जाएगा, या तो ये और या तो ये लोग समझौता कर लेगा। समझौता क्या करेगा, इसमें E के बाद A है, इसमें E के बाद L है, तो ये पहला नंबर पे आएगा, ये पहला पे, ये दूसरा पे, ठीक है। ये B के बाद L है, लेकिन यहाँ B के बाद U आ गया तुरंत। B के बाद कम से कम L आ जाता तो ठीक रहता है, क्योंकि पहले आता है, U तो बहुत बाद में आता है। तो ये तीसरा नंबर पे हो जाएगा और ये चौथा नंबर पे। बोलिएगा भैया बहुत मज़ा आ गया, समझ में बिल्कुल आ गया। लास्ट वाला पूछा था अंतिम में कौन आएगा, तो U वाला आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा बात मेरा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। आपका किचन है, ठीक है, आपका किचन है, आपका लिख देते हैं, आपका किचन है, KITCHEN, ठीक है, आपका किचन है। तो कहता है किचन के ग्रेनाइट, किचन में क्या लगा हुआ है, ग्रेनाइट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ग्रेनाइट। तो कहता है ग्रेनाइट का रंग कौन सा, ये हमको बताइए। आपका किचन का, आपका किचन का ग्रेनाइट। कहता है ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। पहले दीवार का रंग तो बताइए। कहता है ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला। चमकीला तो कोई सा भी हो सकता है, लाल है पूरा चट मतलब चमकीला लाल होगा, चमकीला गुलाबी, पीला, हरा, नीला, कुछ भी हो सकता है। तो कहता है ग्रेनाइट का रंग का दीवार का रंग है। दीवार का रंग हमको पता है, नहीं पता है। चमकीला, कौन चमकीला भैया, नहीं पता है, ना तो एक पता है ना तो दो। तो जब हमको कुछ नहीं पता है तो हम ज़्यादा एडवांस नहीं बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। नहीं पता रहेगा चुपचाप बोल देंगे, नहीं भैया हमको ना एक पता है ना दो पता है, बाकी बात आप लोग पता कर लीजिए। कहता है ये ऐसे लिखा गया, वास स्टिंग हार्ड को लिखा गया @% हार्ड टू डील को Z65, हिल लॉन्ग टाइम को 896। हार्ड का कोड क्या होगा, हम आपको दुनिया का सबसे आसान तरीका बताएंगे, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, आराम से खोज लीजिएगा। हार्ड है ना, हार्ड किस में, इसी में है। या तो ऑप्शन मेरा @ होगा, या तो परसेंटेज होगा, या तो मेरा Z होगा। मेरा ऑप्शन में क्या क्या दिया, मेरा ऑप्शन में 9 दिया है, ये कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, और 5 दिया कभी ज़िंदगी में नहीं, या तो Z या तो @, ठीक है। इसमें भी दिया है हार्ड टू डील। तो कॉमन ढूंढते हैं, इन तीनों में कॉमन क्या है, Z। यहाँ भी Z है और यहाँ भी Z है, तो हार्ड का क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो बोलिएगा वाह भैया क्या चीज़ सिखा दी है, 10 सेकंड भी नहीं लगा बोलने के मुताबिक, सही में 10 सेकंड में लगा दिए, ठीक है। आगे आता है, कहता है X की 2 बहनें Y और Z है। चलिए इसका डायग्राम सिखाते हैं, नहीं आता है तो सीख लीजिए कैसे बनाते हैं। X की 2 बहनें Y और Z है, Y और Z 2 बहनें, ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, किसकी है, ये लोग बहनें X की। कहता है X की 2 बहनें Y और Z है, ठीक है। W की माँ Y के पिता की बहन है। W की माँ Y के पिता, Y का पिताजी कहाँ रहेगा, ऊपर। W की माँ, देखिए सॉरी, Y के पिता की बहन है कौन, W की माँ। तो W की माँ यहाँ हो जाएगा W की माँ, और नीचे आ जाएगा W, तो इनसे रिलेशन में ही रखेगा W, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, फिर से समझाएंगे, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। कहता है YZ बहन है X का, ठीक है। X नहीं पता है जेंडर, लड़का है कि लड़की है, इसीलिए कोई जेंडर नहीं यहाँ पे नहीं दिए हैं, लड़का हो सकता है लड़की हो सकता है। कहता है और W की माँ, तो ये W की माँ Y के पिता की बहन, Y के पिता की बहन, Y के पिता की बहन है कौन, W की माँ। W नीचे रहेगा तभी तो माँ ऊपर जाएगी। तो ये अब देखिए सारा कज़न में आ गया, बस सवाल ख़त्म हो गया। कहता है WZ का रिलेशन, Z यहाँ है, W यहाँ है, चचेरा मोमेरा फुसेरा मौसेरा भाई बहन हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर D सही है। तो ये था हम लोगों का कंप्लीट 24 क्वेश्चन पूछा गया था इस शिफ्ट में, तो जो मैंने आपको करा दिया। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर कर दिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका टेलीग्राम का जो आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो भी क्लासेस पढ़े हुए हैं उन सब को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको रेलवे के ऑल जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको भी प्रैक्टिस करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।